हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई जॉब अपडेट न्यूज में। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। लेकिन आप में से कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जो कि पहली बार इस चैनल पर आया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव मिल पाता है बातें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इमेजिन कीजिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जहां सैलरी शुरुआत में ही आप लोगों को 80,000 के आसपास मिले, फ्यूचर सिक्योर हो, वर्क प्रोफाइल डिसेंट हो और प्रेपरेशन भी ऐसा ना हो कि यूपीएससी लेवल का आपको कंटेंट नजर आए कि आपकी जान ही निकल जाए। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं ईपीएफओ एएसओ 2026 की। और ऑनेस्टली मैं बोलूं ना, 2026 वालों के लिए ये वैकेंसी एक हिडन जेम बन सकती है, क्योंकि बहुत लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के पीछे हमेशा भागते रहते हैं, लेकिन जो स्मार्ट प्रेपरेशन करता है ना, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ता है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा रोड मैप दूंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, किस चीज पर आपको फोकस करना है और कहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो वीडियो को आप लोगों को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट में एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जिससे आपकी प्रेपरेशन जेन्युइनली आसान आपको लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉब का ओवरव्यू, एक आपको ऑब्जेक्टिव बताने का काम। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये जो ईपीएफओ एसओ है वो है क्या। ईपीएफओ का मतलब है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आता है। एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है ना, वो ग्रुप बी कैटेगरी के अंदर आती है। मतलब नॉन गैजेटेड है, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये फ्रेशर्स फ्रेंडली एग्जाम है। कोई प्रायर एक्सपीरियंस इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। कोई एग्जाम कंडक्ट करने वाली ऐसी कोई बॉडी नहीं है। आईबीपीएस इस बार कंडक्ट कराया जाएगा, ये भी अभी हाल ही में इन्होंने अप्रूवल दिया था। तो जो आईबीपीएस का प्रोसेस होता है ना, वो काफी उसको ट्रांसपेरेंट भी बनाता है और उसको काफी फास्ट भी बनाता है। मतलब बैंकिंग एग्जाम जैसा पैटर्न आप इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर पे लेवल 7 वाली ये नौकरी है। आज के टाइम में बहुत सॉलिड पे लेवल 7 की जॉब मानी जाती है। अब सिंपल शब्दों में समझाऊं कि आपके पास स्टेबल कैरियर होगा, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिसेंट होगी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आपके पास होगी। तो ये तीनों ही चीजें आपको एक साथ इसके अंदर मिलेंगी। अब इसके सैलरी और बेनिफिट्स थोड़े से आप लोगों को समझाते हैं। तो जिसके लिए आधे लोग थंबनेल पर क्लिक करते हैं कि भैया सैलरी क्या है, तो देखो करंट जो इन हैंड सैलरी है वो लगभग 80,000 पर मंथ तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कौन सी सिटी के अंदर पोस्टिंग है। और इसमें सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं होती है, इसमें आपको डीए मिलेगा, इसमें एचआरए मिलेगा, इसमें टीए मिलेगा, आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलेंगे। मतलब ओवरऑल पैकेज इसका काफी स्ट्रांग बन जाता है। और फ्यूचर में आपको पता है 8 पे कमीशन अगर आता है तो सैलरी के ऊपर जाने के चांसेस भी हैं। तो ऑनेस्टली मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, आज प्राइवेट जॉब में लोग 30-40 हजार पाने पर इतना प्रेशर झेल रहे हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की स्टेबिलिटी है, आपकी सैलरी डिसेंट है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या कमी है इसके अंदर। तो फाइनेंशियली ये एग्जाम आपको बहुत ही अंडररेटेड कैटेगरी में मिलेगा। चलिए भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन चाहिए बस, और कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं मांग रहे। आर्ट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं। मतलब जिसने बैचलर डिग्री कर रखी है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट सामान्यतः 20 से 27 साल रहती है, और कैटेगरी रिलैक्सेशन भी इसके अंदर दिया जा रहा है। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं, एससी एसटी को इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफर्टेबली एलिजिबल भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से सारे लोग सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम सिर्फ टॉपर्स ही क्रैक कर पाते हैं, लेकिन ये गलत है। ये एग्जाम कंसिस्टेंसी वाले ज्यादा होते हैं। मतलब जिसने डेली थोड़ा थोड़ा अपनी डिसिप्लिन प्रिपरेशन कर ली, उसका सिलेक्शन जेन्युइनली इसके अंदर पॉसिबल। अब आप बोलोगे सर जी सिलेक्शन प्रोसेस एक बार समझा दीजिए, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपका गेम क्लियर होता है। तो सिलेक्शन आपका 3 चरणों में, 3 पार्ट में होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स आपका होगा, लेकिन ध्यान रखना है प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब फाइनल मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद आएगा आपका मेंस, और यही एक्चुअल बैटल फील्ड है आप लोगों के लिए। फाइनल सिलेक्शन मेनली जब मेंस की परफॉर्मेंस होती है ना, उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर आखिरी स्टेज पर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कराया जाएगा, जहां टाइपिंग, आपकी राइटिंग स्किल्स वगैरह चेक करी जाएंगी। तो अगर स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी है तो शुरुआत से ही आपको मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन अपनी करनी पड़ेगी। और यही जो ज्यादातर स्टूडेंट्स है वो गलती भी करते हैं, पूरा टाइम्स वो प्रीलिम्स के अंदर ही लगाते रहते हैं और मेंस आते आते उनका प्रेशर में क्रैश हो जाता है फिर। तो एक बार मैं प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो एक बार आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। टोटल ड्यूरेशन आपका 1 घंटे रहेगा। 3 सेक्शन इसके अंदर रहेंगे। इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा। इंग्लिश के आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे,
रीजनिंग के 35 और मैथ्स के भी 35। हर सेक्शन के लिए सेपरेट आपको टाइम दी जाएगी, जो सेक्शनल टाइमिंग का आजकल माहौल चल रहा है। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, लगभग एक चौथाई यानी कि 0.25 मार्क्स कटेंगे गलत आंसर देने पर। मतलब यहाँ पर आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है और एक्यूरेसी भी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट। अब मेरी एक ऑनेस्ट एडवाइस आपसे ये है कि प्रीलिम्स को डेली प्रैक्टिस वाला फेज समझना है। हर दिन आपको टाइमर लगाकर सवाल करने हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज से ज्यादा आपका प्रेशर को हैंडल करना काम है। इसके बाद मेंस का पैटर्न थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना है। ये मेंस पर आता है, ये एग्जाम डिसाइड करेगा कि सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा। यहाँ पर रीजनिंग और क्वांट सबसे हैवी सेक्शन होता है, दोनों के मिलाकर आपको 120 नंबर मिलते हैं। मगर अगर सिलेक्शन चाहिए तो इन दोनों सब्जेक्ट पर कमांड आपको बनानी ही पड़ेगी। इसके अलावा इंग्लिश इसमें रहेगा और जनरल इकोनॉमी, फाइनेंस अवेयरनेस भी इसके अंदर रखा जाएगा। यहीं पर जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आपका आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं ना, वो एनालिसिस करते हैं अपने क्वेश्चन। भाई कौन सा जो टॉपिक है वो बार बार आ रहा है, मेरी स्पीड कहाँ पर टूट रही है, मेरी एक्यूरेसी कहाँ पर गिर रही है, तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फेज 3 अंतिम चरण, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नजर आएगा, जो कि ऑनलाइन होगा। टाइपिंग करनी पड़ेगी आपको कंप्यूटर के ऊपर। जनरली वो ऐसे या फिर लेटर राइटिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको देता है। अब यहाँ एक मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं, वो पूरा फोकस ऑब्जेक्ट पैटर्न पर रखते हैं और डिस्क्रिप्टिव को वो सोच लेते हैं कि भाई लास्ट मोमेंट पर कर लेंगे। मत करना आप लोग ये वाली गलती, क्योंकि अगर टाइपिंग स्पीड आपकी वीक हो गई ना, तो थॉट्स प्रॉपरली फ्रेम नहीं कर पाओगे आप अपने उस डिस्क्रिप्शन ऐसे के अंदर, तो आपके नंबर वहां पर ड्रॉप हो सकता है। तो बेस्ट तरीका क्या है, आपको हर हफ्ते 2-3 घंटे ऐसे लिखना है, 15-20 मिनट टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। तो भाई फाइनल एग्जीक्यूशन ओवरऑल देखो तो ईपीएफओ एएसओ 2026 का एक बहुत ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी आपके पास है। कंपटीशन रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो सही बोलूं, आजकल सबसे बड़ा इश्यू आपकी इंटेलिजेंस नहीं होती है, आपकी कंसिस्टेंसी रहती है। तो डेली थोड़ा डिसिप्लिन आपको रहना है। अगर आप डिसिप्लिन रहे तो आप आगे निकल जाओगे। तो अभी से आपकी स्ट्रैटेजी आपको क्लियर करनी है। रीजनिंग और मैथ को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मॉक टेस्ट आपको शुरू करने हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेपरेशन को हमें बर्डन नहीं बनाना है कि बहुत ज्यादा बोझ है हमारे ऊपर। धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो। बाकी एग्जाम की डेट जो है वो जून जुलाई के समय में आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आने की है। आरटीआई भी लगाया गया है, तो ये जून जुलाई वाला जो टाइम फेस है तब इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो ये पहले से मैंने इसलिए आपको बताया, सो दैट के इसको भी अपने दिमाग में रखकर आप अपने प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपसे ईपीएफओ एसओ 2026 के लिए जो कंप्लीट स्टडी प्लान है वो भी लेकर चाहे डिस्कस कर लूंगा। तो डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कौन सी बुक्स, मॉक स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ पर हम बात करेंगे। अगर वो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर देना। और ये अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको आपको लाइक जरूर करना है। और ऐसे ही जेन्युइन प्रेपरेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो भाई, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।